नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इसका टॉपिक है कि भरण पोषण से संबंधित राशि का निर्धारण किस हद तक किया जा सकता है, आज इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। कहने का मतलब है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी aggrieved person or who are in need of maintenance। तो फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि भरण पोषण की राशि को कहां तक सीमित की जा सकती है। प्रॉब्लम ये है कि एच जिसका विवाह 1980 में विद बी के साथ हो गया। आफ्टर मैरिज बी वॉज ब्लेस्ड विथ 2 sons, यानी एच और बी के 2 बच्चे हुए जिसका नाम सी और डी रखा गया और उनका बर्थ वर्ष है 1982 और 1984 रिस्पेक्टिवली। ठीक, उसके पश्चात बी जो सी और डी की माँ है उसका देहांत हो जाता है 1994। आफ्टर डेथ ऑफ वाइफ एच जो हस्बैंड है या सी ओ डी का जो पिता है स्टार्टेड निगलेक्टिंग द चिल्ड्रन सी एंड डी। सी ओ डी जो बच्चे हैं एच और बी के, उनका देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा है। देन बोथ सी एंड डी जो दोनों बच्चे हैं उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। ठीक, ऑन 7 फरवरी 1995 को क्लेम किया कि 4000 रुपये ईच, यानी हर एक बच्चे को 4000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको मेंटेनेंस दिलाया जाए। और ये चीज़ साबित हो गई कि मंथली इनकम जो है वो एच का वो 50,000 रुपये है, लेकिन एच ने अपोज किया एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस जो कि फाइल किया गया सी एंड डी अंडर सेक्शन 125 CRPC इस ग्राउंड पे कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस 5000 रुपये से ज़्यादा इन अ होल पर मंथ, यानी कि हर महीने 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस आधार पर एच ने जो पिटिशन फाइल की गई थी, एप्लीकेशन फाइल की गई थी 125 CRPC COD के द्वारा उसका विरोध किया कि 4000 रुपये हर एक का नहीं, यानी कि टोटल 8000 रुपये हो जाएगा, तो वो नहीं बल्कि सिर्फ 5000 रुपये महीना ही तय होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब टुगेदर जो है 8000 पर मंथ के हिसाब से जो अपोज आया है एच की तरफ से, ये कितना जस्टिफाइड है और कितना सच है, इसको अगले स्लाइड पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में कोई क्या भरण पोषण की जो राशि होती है वो किसी लिमिट तक या किस लिमिट तक उसका निर्धारण किया जा सकता है, ये हमें अगले स्लाइड से पता चलेगा। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने के लिए हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 125 को देखना होगा, जो कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स की बात करता है। ठीक है, और आगे ये प्रावधान ये कहता है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स टू एनी पर्सन हु हैविंग सफिशिएंट मींस एंड नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, यानी कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये ऑर्डर पास होता है जिसके पास सफिशिएंट मीन है, यानी उसके पास सफिशिएंट धन है और उसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है और अपने वाइफ को या चिल्ड्रन को या पेरेंट को मेंटेन करने, भरण पोषण करने से इनकार कर रहा है या लापरवाही करके उसे इग्नोर कर रहा है। ठीक, अब देखिए क्लेमेंट कौन कौन से हैं। तो क्लेमेंट इसमें होंगे हिज लीगली वेटेड वाइफ होनी चाहिए जो कि अनएबल टू मेंटेन है, अपने आप को जो है भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। डिवोर्स वाइफ भी हो सकती है लेकिन वो अनमैरिड होना चाहिए। दूसरा है इसके जो व्यक्ति के हैं उसकी लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड हो, चाहे उनका विवाह हो चाहे ना हो, और जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, ऐसे व्यक्ति का लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट मेजर चाइल्ड हो, जो मेजर हैं लेकिन नॉट बीइंग मैरिड डॉटर, और हु सफर्ड फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजरी, यानी कि शारीरिक असक्षमता है और जो अपने आप को भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है।
और लास्ट है ऐसे व्यक्ति के माता पिता जो कि अपने आप को भरण पोषण करने में असक्षम है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इन लोगों के भरण पोषण के लिए आदेश इस सेक्शन के अंदर पास किया जा सकता है। सेक्शन 125 CRPC का जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, उसका मतलब है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, इवन डिवोर्सी कैन क्लेम। ठीक, लेकिन सेक्शन 3B ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में इसको और एलिब्रेट कर दिया है कि मेंटेनेंस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर फूड, क्लोथिंग तो है ही है, रेजिडेंस है, साथ ही साथ एजुकेशन भी है, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रीटमेंट और रीजनेबल मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अनमैरिड डॉटर, ये सब कुछ भी मेंटेनेंस में आता है, प्रोवाइडेड कि जो पत्नियां जो क्लेम कर रही हैं वो सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनका विवाह जो है वो वैलिड यानी विधिक विवाह हुआ है। ठीक, अगर ये सब कुछ क्लियर होता है तो एप्लीकेशन जो है मेजर ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल का प्रूफ प्राप्त करते ही वो एक ऑर्डर जो है 125 CRPC में पास कर देगा अगेंस्ट सच पर्सन टू मेक मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड और फादर मदर एज मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, जैसे डायरेक्शन देंगे हर महीने का खर्चा जो है वो अपने वाइफ को, बच्चे को या माता पिता को उनको देना पड़ेगा। जो व्यक्ति नेग्लेक्ट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपने दायित्व से मुकर रहा है। ठीक, अब प्रॉब्लम के मेन सॉल्यूशन पे आए और प्रावधान को देखते हैं। और एक केस लो है रमेश चंद कौशल वर्सेस वीना कौशल 1978 के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यही मामला आया था। तो उन्होंने ये डायरेक्शन पास किया और ये कंफर्म किया कि जो हस्बैंड या पिता, जो COD के पिता हैं H, उसका ऑब्जेक्शन सरासर जस्टिफाइड नहीं होगा, गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 125 CRPC में ये बात कही गई है कि मेंटेनेंस टुगेदर, यानी कि किसी एक व्यक्ति का भरण पोषण का टोटल जो है खर्चा वो 5,000 रुपये महीना होगा एक व्यक्ति का। ठीक है, नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टुगेदर, अगर हर मेंबर, जितने भी फैमिली मेंबर है सबका अलग अलग अलॉटमेंट वगैरह हो रहा है तो डेट इज नॉट टुगेदर ऑफ 5,000। ये जो 5,000 की जो राशि तय की गई है यूपी अमेंडमेंट एक्ट में ये की गई है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का जो मंथली यानी माहवार जो हर्जाना है, या यूँ कह लीजिए कि जो परवरिश भरण पोषण की जो राशि तय की गई है यूपी अमेंडमेंट में, वो 5,000 रुपये पर मंथ पर पर्सन है। ठीक है, इसलिए ये H का ये ऑब्जेक्शन कि टोटल राशि 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये गलत है। और H को जो है C और D को सेपरेटली 4,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, यानी कि टोटल 8,000 रुपये H को देना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसका ये ऑब्जेक्शन सरासर सही नहीं है, गलत है, अनजस्टिफाइड है कि नहीं टोटल जो है मेंटेनेंस 5,000 रुपये वो एक व्यक्ति के लिए है। ठीक है, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन और उससे संबंधित प्रावधान और केस लॉ लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।